हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और जो आपका जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम का वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में देखने वाले हैं। जी हाँ, ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक कौन है और उनका क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिया है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है, तो इसको आज हम पूरा अच्छे से डिटेल से जानने वाले हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो बाल विकास का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसका कड़ी में आज हम लोग का थॉर्नडाइक का सिद्धांत है और बाकी और भी मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है उनको देखने के लिए अब हमारे चैनल में मिशन शिक्षा के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने और भी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल तरीके से उनके बारे में डिस्कस किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो सब देख चुके होंगे, और नहीं देखे होंगे तो नीचे जाके आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, क्योंकि उससे आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हर एक जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी सारे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का इस सीरीज में आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। तो ये रहे थॉर्नडाइक साहब जिनका इधर तस्वीर लगा हुआ है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बन रही है इस तरह से अपने जो ज्ञान है उसको उजागर करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत को। तो थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो एएल थॉर्नडाइक था। क्या है? तो एएल थॉर्नडाइक का पूरा नाम है। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी का सिद्धांत दिया है। तो चलिए इसका और भी हम लोग आगे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए थॉर्नडाइक का एक सामान्य परिचय देखते हैं, वो कहाँ के थे और वो क्या क्या उन्होंने कार्य किया उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद इससे आगे चलेंगे। तो देख सकते हैं जो तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम है वो क्या है? ईएल थॉर्नडाइक है था। क्या था? ईएल थॉर्नडाइक जिनका पूरा नाम था। ठीक है, तो वो कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन आता है कि जो थॉर्नडाइक जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से थे? तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। तो थॉर्नडाइक ने जो अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? तो वो एक बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उनको पशु वैज्ञानिक कहा जाता है, या तो पशु वैज्ञानिक का जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक जो थे वो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट में क्या कहता है? आगे का पॉइंट में कहता है उनका जो पुस्तक है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी यानी कि बुक लिखी थी, उनका क्या नाम है? तो जो थॉर्नडाइक है उनके पुस्तक का नाम क्या है? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक पुस्तक का नाम है और दूसरे पुस्तक का नाम है एनीवन इंटेलिजेंस। क्या है? एनीवन इंटेलिजेंस। तो ये दो पुस्तक है उनके, उनके बारे में चर्चा करें जिसमें काफ़ी सारे जो टीचिंग एग्जाम है उनमें इसका देखने को मिलता है क्वेश्चन से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड जो बुक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे सीटेट हो गया, अलग अलग प्रकार का टेट एग्जाम हो गया, इन सब में। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको अगला नाम से क्या जाना जाता है? तो प्रत्यन और भूल का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है इसको। अगला क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला किस नाम से जाना जाता है? तो उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत को। नेक्स्ट नाम से क्या जाना जाता है? तो आरएस थ्योरी या तो आरएस बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले अब इसको जान लेते हैं कि जो एक सिद्धांत है उनको क्या क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगला है जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उनका जो अगला नाम से जाना जाता है वो है संयोजनवाद का सिद्धांत। कौन सा?
तो संयोजनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट नाम जो है वो क्या है, वो है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या है, तो नेक्स्ट नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। और उससे अगला जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आवर्ती का सिद्धांत। किस नाम से, तो आवर्ती का सिद्धांत। तो ये है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि आपको बोल दिया कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। या तो पूछ देगा कि आरएस थ्योरी किसने दिया है, तो आरएस थ्योरी किसने दिया है, या तो आरएस बॉन्ड किसने दिया है, तो किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। या तो बोलेगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके काफ़ी सारे टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप अपने कॉपी और पेन में अपने कॉपी और पेन आपके पास होगा, जिसमें आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। क्योंकि आप अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार सिर्फ देखते हैं तो आप इसको भूल जाइएगा, जबकि आप उसको अगर नोट डाउन करते हैं तो बाद में फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उसमें आप अच्छी तरीके से उसको कभी बाद में रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ इसने क्या सिद्धांत दिया था। तो आप शॉर्ट नोट बनाइए, बड़ा बड़ा नोट नहीं बनाना है। तो आप एक कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखिएगा, जिसको आप मेन जो पॉइंट है उसको लिखते जाइएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहीं से जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3 नंबर के काफ़ी सारे एग्जाम में, जिससे कि आपको अपने जो लक्ष्य है, अपने जो टीचिंग बनने का जो दौड़ है, उसमें आपको काफ़ी मदद कर सकता है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत को देखते हैं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उसको क्या कहता है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत दिया है। उन्होंने किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या दिया है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इसमें वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। उसका कहना है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए उत्तेजना उसको बढ़ा दें, तो अभी जिसे हम लोग समझेंगे, अभी इनका जो प्रयोग था वो बिल्ली पे था। क्या पे था, बिल्ली पे था। तो बिल्ली को भूखी रखे थे, क्या रखे थे, भूखी रखे थे। तो बिल्ली भूखी थी तो उसको क्या हो गया, बिल्ली की उत्तेजना बढ़ गई, खाना खाने की उत्तेजना बढ़ गई, तो अपने जो हाथ पैर है मारना शुरू कर दी, इधर उधर दौड़ना शुरू कर दी। इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं फिगर के माध्यम से। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यही कहना है इसमें, वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि आप बार बार गलती कीजिएगा, बार बार गलती कीजिएगा, तो वो गलती से भी कुछ धीरे धीरे सुधार होते होते कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है, जैसे अभी हमारे काफ़ी सारे मित्र, हमारे काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो अभी सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। क्या तैयारी कर रहे होंगे, सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। किसका तैयारी, सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वो अभी पढ़ रहे होंगे तो जब टेस्ट सीरीज लगाने की बारी आती है तो उसमें काफ़ी सारे जो टेस्ट सीरीज में लगाते हैं तो क्वेश्चन है वो गलत होते रहते हैं। तो वो गलत होते रहते हैं तो फिर से वापस दोबारा अलग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिससे क्या धीरे धीरे वो जो सुधार आना शुरू हो जाता है। इससे आप अपने जो जॉब मिलने की संभावना है, अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसके और आप बढ़ने लगेगा, और सीटेट भी क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके बाद आगे और भी एग्जाम जो होती है उनको भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा, और अपने जो लक्ष्य है टीचर बनने की दौड़ में उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि अच्छे से पढ़ें तो जॉब मिलेगी, अच्छे से पढ़ेंगे तो ही जॉब मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ने के लिए क्या, बहुत सारा गलतियाँ करेंगे, बहुत सारा कुछ सीखेंगे, तो धीरे धीरे सीखते वही चीज़ बोले ना अभी, जैसे कि मॉक टेस्ट वाला, तो वही एग्जाम्पल इसमें सटीक बैठता है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत का प्रयोग को समझते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अभी जिसने बताया, तो सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग, कौन सा जानवर का प्रयोग किया था, तो कौन सा किया था, तो बिल्ली का प्रयोग किया था। किसका किया था, बिल्ली का। और तो बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली भूखी बिल्ली थी। कैसी थी, तो बिल्ली भूखी थी। क्या थी, भूखी बिल्ली थी। हाँ, और भूखी बिल्ली थी तो और क्या उसके साथ खाने में क्या था, तो खाने में था मछली था। क्या था, मच्छी था। क्या था, मछली। तो मछली कैसी थी, तो मछली मरी हुई थी। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इनका जो थॉर्नडाइक का प्रयोग सिद्धांत है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए एक पिंजरे है,
पिंजरा में सबसे पहले क्या किए, एक बिल्ली को बंद कर दिए और बिल्ली को 2-3 दिन के लिए छोड़ दिए, यानी भूखा छोड़ दिया। उसके बाहर में देखिए यहाँ दिख रहा है, इसके बाहर में मछली रख दिए। क्या रख दिए, मछली। उसमें बाहर में क्या रख दिए, तो मछली रख दिए, जो कि मछली क्या है, मरी हुई मछली है। तो इसको भूखे छोड़ दिए बिल्ली को अंदर में, और पिंजरा जो है वो बंद कर दिए। तो आप देखे होंगे कभी चूहा मारने वाला पिंजरा होता है या बिल्ली फंसाने वाला पिंजरा होता है, तो उसमें देखिए एक लीवर होता है, ठीक है। तो बिल्ली जो थी वो भूख के मारे पूरा एकदम इधर से उधर पूरा एकदम यहाँ पे अंदर में इधर उधर मतलब अपने दौड़ लगाना शुरू कर दी, इधर कभी जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती है, और पूरा परेशान हो जाती है भूख के मारे, क्योंकि उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो खाना चाहिए, तो जो जबकि खाना का उसके बाहर में रखा हुआ है, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक क्या उसको खाना मिल पाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। तो वो अपना जो प्रयास है वो जारी रखती है इधर उधर चलने का, क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ से कुछ करने से खुलेगा। तो एक बार अचानक जो ये लीवर दिख रहा है यहाँ पे, जो लीवर है, जो कोई भी पिंजरा को गेट जो है, गेट को खोलने के लिए यदि ऊपर से लगाया हुआ है लीवर, तो लीवर है, तो ये जो लीवर है, जो इसमें एक बार गलती से पैर चल जाता है बिल्ली का, तो जो पैर चल जाता है उस समय ये जो है गेट खुल जाता है। जो ये गेट जो है ना, ये ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और बिल्ली जो है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद, बहुत इधर उधर होने के बाद, तो बिल्ली जो है बाहर निकल जाती है और खाना को खा लेती है, ठीक है। जब ये तो फर्स्ट बार हो गया। जब दूसरी बार फिर से वापस को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, तो फिर से वापस बिल्ली इधर उधर होना शुरू कर देती है यहाँ पिंजरे के अंदर में। तो फिर जो पहले से जितना समय लगा था उससे कम समय में ही ये लीवर को वो टच कर देती है और फिर से वापस बाहर निकल जाती है। तो इसी तरह से बार बार करने से जो बिल्ली है, जो उसको समझ में आने लगा कि नहीं, ये जो लीवर है इसको सिर्फ टच करना है तो गेट खुल जाएगा और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी हम मछली तक पहुंच सकते हैं। तो जिसके जरिए हम जो अपना खाना है खा सकते हैं। अब बाद में एक समय ऐसा आया कि अगर ये जो थॉर्नडाइक साहब जो थे, उन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया और जो खाना रख दिया, जो जैसे ही बंद करके उन्होंने खाना रख दिया, वो फटाक से आती थी और जो लीवर है उसको दबा दे, घूमना इधर उधर घूमना छोड़ दी और डायरेक्ट आई और लीवर को दबा दी और वो बाहर निकल के अपना को खाना खाने लगी। तो इससे ये सीख मिला कि जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इन्हीं को ये दिया, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उन्हीं को वो कहे थे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अभी देखिए, यहाँ पे जो कुछ देर पहले भी हम लोग बताए थे, देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांत इसी से मेल खाती है, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि नहीं, एक बार यहाँ पे करेंगे तो हम गलती करेंगे, पहले तो गलती पूरा कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसको सुधार हो गया तो पूरी तरह से सुधार हो गया, उसी के बारे में उन्होंने कहा है। तो देखिए इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो समझाएं उसी को लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली और एक मरी मछली उपयोग किया था, यानी तो अपने प्रयोग में क्या किया था, एक बिल्ली का उपयोग किया था, और एक मछली का उपयोग किया था। इसमें क्या किया था, इसमें बिल्ली को, इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसमें जो है क्या किया था, इसमें बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और मछली को बाहर रख दिया था, ठीक है। बिल्ली भूख के मारे अपनी प्रतिक्रिया करने लगी, यानी प्रतिक्रिया इधर उधर अपना होने लगी। बाहर आने के लिए पिंजरे के अंदर लगा पिंजरे के दरवाजे के लीवर में अचानक एक बार बिल्ली का पैर लग गया। अचानक लग गया मतलब बहुत इधर उधर उछल कूद करने के बाद लग गया और दरवाज़ा खुल गया, और तब जाकर बिल्ली अपने जो है खाना मछली को खाने में सफल रही। तो यही चीज़ जो अभी कुछ देर पहले बताएं आपको ऊपर में फिगर के माध्यम से, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब बिल्ली एक बार जान गई कि लीवर दबाने से गेट खुलता है, तो बाद में बिल्ली को बाहर निकलने में समय नहीं लगने लगा। तो धीरे धीरे जो बिल्ली को पता चल गया कि नहीं, ये जो लीवर है उसको दबाने से ये गेट को खुल जाता है, जिससे हमको बाहर निकलने में आसानी होगी। इससे हमको इस प्रयोग में हम लोग क्या जानने को मिलता है, यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ को काम कर रहे हैं तो शुरू में उसमें बहुत सारे गलतियां होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे बार बार उसको करने से वो चीज़ में हम अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति कर जाएंगे और बाद में गलतियां भी कम होने लगेंगी, यानी धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह बालक जो है वो धीरे धीरे सीखने लगता है। इस बालक को उच्चारण करने में, कोई भी शब्द है उसको उच्चारण करने में दिक्कत होती है, तो बालक बार बार इसको उच्चारण करता है, तो क्या होता है, बालक का जो शब्द का उच्चारण है वो शुद्ध हो जाता है। इसी के बारे में ये जो रिलेट कर शिक्षा से इस तरह का वो रिलेट कर पाता है।
तो चलिए आगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक का कितने नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। तो एक क्या है मुख्य नियम और दूसरा क्या है गौण नियम। तो मुख्य नियम जो है उसमें भी 3 पार्ट है। मुख्य नियम में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। गौण नियम में कितने पार्ट है? तो 5 पार्ट है। तो इसको भी याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले कितने नियम दिए थे? तो 2 नियम दिए थे। कौन सा? एक है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। तो इसमें मुख्य नियम के कितने भाग हैं? तो मुख्य नियम के 3 भाग है, जबकि गौण नियम के कितने भाग हैं? तो गौण नियम के 5 भाग है। चलिए आइए इस सब के बारे में आगे विस्तार पूर्वक हम लोग इसको जानते हैं कि आखिर किसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो मुख्य नियम है। मुख्य नियम में क्या क्या? मुख्य नियम 3 नियम है। तो मुख्य नियम का प्रकार है क्या है? उसमें से 3 है। मुख्य नियम का भी प्रकार क्या है? 3 है। थॉर्नडाइक का नियम का प्रकार कितने हैं? 2 है। तो थॉर्नडाइक नियम के 2 प्रकार में से एक प्रकार मुख्य नियम का प्रकार कितना है? तो 3 प्रकार है। तो उसी को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है? अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। फिर दूसरा क्या है? तत्परता का नियम। क्या है? इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। तो चलिए इस सब के बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हैं कि इसमें कहता क्या है। कि हम लोग इसमें जो तत्परता या अभ्यास या प्रभाव है, इसमें हम लोग को क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग अभ्यास का नियम में। तो अभ्यास का नियम में आते हैं। तो अभ्यास का नियम में क्या कहता है? तो यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा हम ही सीखेंगे। यानी इसके कहने का मतलब है कि हम अगर किसी काम को जितना अभ्यास करेंगे उसको हम उतना ही अच्छा से सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हम टाइपिंग करते हैं। क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। किसमें? कीबोर्ड में। इसमें कीबोर्ड में। तो अगर कीबोर्ड में हमको टाइपिंग करना है तो क्या अगर हम एक बार टाइपिंग करेंगे तो हम उसको सीख जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको थोड़ा सा सीख जाएंगे, लेकिन उसमें हम अगर बार बार अभ्यास करेंगे। आप कभी देखे होंगे कहीं पे कोई टाइपिस्ट को, तो उन्होंने बिना देखे कि जो कीबोर्ड को बिना देखे पूरी तरीके से पूरा फास्ट तरीके से वो टाइपिंग कर लेते हैं। तो कैसे? वो अभ्यास के जरिए ही हुआ है। वो अभ्यास से ही वो चीज़ वो सीख पाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसका थर्ड एग्जाम्पल है। अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना जल्दी ही सीखेंगे। यानी कि ये जो कहता है कि तत्परता का नियम, अगर हम कोई को काम को कर रहे हैं तो हम उसमें कितना फोकस होकर कर रहे हैं, उसमें हम कितना ध्यान लगा के कर रहे हैं। तो जितना हम उसमें ध्यान लगाएंगे, जितना उसमें फोकस रहेंगे, उस तरीके से हम उसमें सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम गाड़ी चलाना ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमको बाइक चलाना नहीं आती है, तो अगर हम उस बाइक को चलाएंगे तो क्या अगर कभी कभी करके चलाएंगे तो क्या सीख पाएंगे? बहुत लोग हैं तुरंत सीख जाते हैं, बहुत लोग लेट सीख जाते हैं। बहुत लोगों को कार ही चलाना है, तो कार चलाना था जब उसमें हम जाएंगे, फील्ड में ले जाएंगे सबसे शुरू में, फिर वहाँ पे घुमाएंगे, फिर लाएंगे धीरे धीरे जो खाली रास्ता है उसमें ले जाएंगे, फिर जो हाईवे रोड था उसमें आएंगे, फिर जो भीड़ भाड़ होता है इसमें आएंगे। आप लगातार तो नहीं ना आ सकते हैं डायरेक्ट कि भीड़ भाड़ में आकर चला देंगे, तो उसको किसी को ठोक दीजिएगा। तो ये चीज़ कहता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को एकदम अपने ध्यान केंद्रित करके करेंगे या फिर जो फोकस होकर करेंगे, तो उसको हम तत्परता के नियम के अनुसार हम बहुत ही जल्दी उसमें सीख सकते हैं। अलग क्या करता है? तीसरा जो है उसमें क्या कर रहा है तीसरा में? तो प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम या तो परिणाम का नियम, इसमें क्या कहता है? यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं है। यानी अभी एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। अगर गाड़ी सीखना है, अगर हमको सीखने में अगर मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग आता है, उसमें हमको मन लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतोषजनक कहते हैं। अगर हमको सीखने में मन नहीं है, बोलेंगे नहीं हमको गाड़ी नहीं चलाना, हम दूसरे के ही में चल जाएंगे, या तो भाड़ा गाड़ी में जहाँ भी मन करेगा वहाँ पे हम चल जाएंगे। तो ये क्या है? अगर आपको उसमें जिज्ञासा है, उसमें आपको मन है, तो आपका जो सीखने का जो क्षमता है वो 2 गुना स्पीड हो जाएगा। जबकि अगर आपको मन नहीं है तो आपको एक स्पीड से नॉर्मल से भी आपको 1.5 आ जाएगा, या तो उससे भी नीचे का स्पीड में आप उसको सीखिएगा और उसको लगभग नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि उसमें आप जब तक फोकस नहीं हो तब तक नहीं सीख पाइएगा। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है। तो सीखना थॉर्नडाइक ने इस नियम में किसको जोड़ दिया, महत्व दिया? तो इसमें पुरस्कार को और दंड को दिया। तो पुरस्कार और दंड को कैसे? तो अगर हम गाड़ी के एग्जाम्पल में लिए थे तो इसी में हम देखते हैं। अगर हम पुरस्कार का कहने का मतलब है कि अगर हम गाड़ी को सीखते हैं चलाने के लिए, तो हम कहीं भी अगर हमको जाना होगा तो हम बहुत ही जल्दी अपने किसी को साथ, अगर किसी को के मतलब कि सहायता के बिना ही अगर हम सीख लेते हैं
तो कि हम जा सकते हैं। जब हमको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूरत के हिसाब से हम जल्दी जहाँ हमको पहुँचना रहेगा वहाँ समय के अनुसार हम पहुँच सकते हैं। जबकि अगर हम उस चीज़ को अगर नहीं सीख पाते हैं तो उसमें क्या होगा, दंड की भावना यानी क्या, आपको डर रहेगा कि नहीं जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर जाएंगे तो गिर जाएंगे, सीखेंगे तो गिर जाएंगे। इस तरह का एग्जाम्पल के जरिए समझा सकता है, यानी उसमें डर की भावना। यानी कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो उसमें थॉर्नडाइक साहब का ये जो सटीक बैठेगा अगर पुरस्कार, अगर कोई भी चीज़ बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, अगर कुछ पढ़ने में कोई अच्छा है, तो उसको थोड़ा सा अगर टीचर के द्वारा सहानुभूति दिया जाए या कोई थोड़ा सा अच्छा बात बोल दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, तो बच्चा जो क्या है, बच्चा और भी तेज गति से उसको सीखने का कोशिश करेगा। जबकि दूसरा बच्चा क्या करता है, दूसरा बच्चा का थोड़ा सा नहीं जानता है, टीचर उसको दंड दे रहा है, उसको मार रहा है या फिर उसको मुर्गा बना रहा है, तो बच्चा का जो सीखने की क्षमता है वो धीरे धीरे और भी कम हो जाएगा। क्योंकि वो चाहेगा नहीं, हमको तो शिक्षक ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उसके दिमाग में कुछ और चलेगा और उसका जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, उनका जो रुचि है पढ़ाई के प्रति वो कम होने लगा। तो इसी चीज़ को थॉर्नडाइक ने नियम के अनुसार पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। ठीक है, चलिए अगला नियम को देखते हैं। तो जो थॉर्नडाइक का नियम था उसमें फर्स्ट नियम क्या था, तो फर्स्ट नियम था आपका मुख्य नियम था, जिसको हम लोग प्राथमिक नियम भी कहते हैं। दूसरा क्या था, तो दूसरा था गौण नियम। क्या था, गौण नियम, जो कितने प्रकार होते हैं, तो होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार। तो देखते हैं पहले कि वो कौन कौन सा 5 प्रकार होता है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम, इसमें थोड़ा सा क्रिया छूट गया है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा में क्या आता है, आत्मकरण का नियम। क्या है, आत्मकरण का नियम। अगला में क्या है, मनोवृत्ति, इसमें वृत्ति होता है तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। नेक्स्ट है, 5वां है सहचर्य क्रिया का नियम। तो इस सब के बारे में एक एक करके चलिए डिटेल से आगे समझते हैं कि कौन सा पॉइंट में क्या कहने को और क्या समझने को हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहला है कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा इसके बाद ही उस कार्य को करने की सही विधि का पता चलता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बहुत सारे ऐसे क्रियाएं करते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, तभी हमें उस कार्य को सही से करने का पता चलता है। यानी कि एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो जैसे बिल्ली जो थी तो बिल्ली क्या की थी, बिल्ली पहले बहुत सारे अलग अलग ये की थी, तो उसमें उसको क्या मिला था, उसको असफलता मिला था। जबकि वो धीरे धीरे करते करते क्या उसको सही कार्य करने का पता चल गया, यानी कि पता क्या चल गया कि लीवर को फटाक से ना दबाना है और दरवाज़ा खुल जाना है। इसके बाद हम अपना जो शिकार है, मछली है, उसको हम आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पॉइंट में, आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कार्य को, जो बड़ा कार्य है, मान लो ये मेरा क्या है, सी-टेट है, क्या है, सी-टेट है या KVS है, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं या इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इसको कौन कौन सा इसमें विषय है उसको पहले अलग अलग करना चाहिए। फिर इसमें क्या क्या पढ़ने को है, तो इसमें समय सीमा निर्धारित करना, इसको 1 घंटा देंगे, इसको 2 घंटा देंगे, इसको 1 घंटा देंगे, और सभी को पार्ट पार्ट करके अलग अलग समय में पढ़ना चाहिए। और तभी जाके ये सभी से मिलकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन को हम जवाब देंगे तभी हम कोई भी टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि देखिए, अगर हम सबको एक ही साथ मिला के पढ़ेंगे कि ये पढ़े तो मिक्स हो जाएगा, जिससे हमको जो अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। जबकि हम इसको सिलेबस को समझेंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यानी कि जो बाल विकास में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, मैथ और साइंस है उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, SST में क्या हमको पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इस सब चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ के फिर आखिरी में जाके आप मॉक टेस्ट लगेगा, तभी जाके आप अपने जो कार्य है, अपने जो लक्ष्य है उसको अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है, इस नियम के अनुसार हम अपने
पूरे कार्य को छोटे छोटे भाग में विभाजित करके करें तो अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। उसमें हमको आसानी हो जाता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में जो तीसरा, उसमें क्या कह रहा है, उसमें है आत्मकरण का नियम। तो आत्मकरण का नियम को कहने का मतलब क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इसे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। यानी जो कहने का मतलब है, इसमें जब हम पहले जो कोई चीज़ सीखे थे, तो यानी पहले क्या सीखे थे, मान लीजिए हम साइकिल चलाना सीखे थे। क्या सीखे थे? साइकिल चलाना सीखे थे पहले। और अभी हम क्या सीखे हैं? अभी अगर हमको सीखना है गाड़ी चलाना सीखना है। क्या सीखना है? गाड़ी चलाना सीखना है। पहले क्या सीखे थे? साइकिल चलाना सीखे थे। अभी क्या सीखना है हमको? गाड़ी चलाना सीखना है। तो गाड़ी चलाना सीखने के लिए हमको क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको साइकिल को बैलेंस करना आना चाहिए। साइकिल को जब हम बैलेंस करने सीख जाएंगे तो उसी के जरिए हम गाड़ी को बैलेंस करेंगे। तो हम जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ में जोड़ कर अगर सीखेंगे तो उसमें हमको काफ़ी आसानी होगी सीखने में और हमको काफ़ी सुगम और सरल होगी। तो ये चीज़ इस पॉइंट में कहा गया है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर अस्थायी बना लेते हैं। तो गाड़ी जो सीख गए तो क्या हो गया? अस्थायी बना लिए। साइकिल सीख गए थे, उससे मिला ज्ञान को गाड़ी में उपयोग कर लिया, गाड़ी को सीख लिए, फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम से कहने का मतलब क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यह नियम बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, यानी हम जितने उसको एकाग्रता के साथ जितना उसको हम सक्रिय होकर सीखेंगे उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, मतलब उतना जल्दी और उतना ज़्यादा हम उस काम को सीख लेंगे। यानी इसका कहने का मतलब है अगर हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो तो मेरा समय सीमा कितनी है, तो समय सीमा मान लो किसी छात्र के 5 महीना, किसी छात्र के 6 महीना, जबकि एग्ज़ाम लेने की जो अवधि है वो कितनी है। अगर ये जो 6 महीना है ये 5 महीना है, ये सोचा कि नहीं हम 6 महीना में तैयारी करेंगे, ये सोचा कि हम 5 महीना में करेंगे। जबकि एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम है 7 महीना में होने, यहाँ से बचा हुआ है 7 महीना। तो ये जो चाहेगा ये 5 महीना में अपना सिलेबस ख़त्म किया, ये 6 महीना में ख़त्म किया, तो ये जो चाहेगा ये ख़त्म करके फिर उसी चीज़ को रिवाइज कर सकता है। और ये उस चीज़ को रिवाइज करने में थोड़ा सा उसको कमी होगी, फिर ये टेस्ट भी लगा सकता है 1 महीना अलग से। और ये टेस्ट लगाएगा या रिवाइज करेगा उसी में इसका समय गलत, 1 महीना टेस्ट लगाएगा मान लीजिए, 1 महीना रिविजन करेगा, 7 महीना इसका हो गया। जबकि इसका क्या है, इसका 1 महीना में ही करेगा तो चांस बनता है कि ये अधिक सफल हो जाएगा इसके तुलना में। तो ये चीज़ में इसमें कहा गया है कि यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितनी मतलब पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, जितनी हम एक के साथ करेंगे उतना जल्दी हम उस काम में सफल होने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए अगला है 5वां नियम और अंतिम नियम, जो आपका गौण नियम का जो 5 पार्ट था, 5 प्रकार था, उनका ये जो अंतिम प्रकार है तो उसके बारे में समझते हैं। तो इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पहले हम कोई भी काम कर रहे थे उसको भी अभी भी उसी तरीके से करना, क्योंकि वो जो पहले किए थे उसका उपयोग करके हम अभी अपने जो नवीन ज्ञान है इसमें हम अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मतलब कि सहयोग हो सकता है। तो इसको एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं कि पहले पढ़े इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान जैसे विषय, जैसे जो पहले हम लोग बचपन में पढ़े थे, 9-10 में पढ़े थे कि हम लोग इतिहास भी पढ़े थे, भूगोल भी पढ़े थे, गणित भी पढ़े थे, ये सब को पढ़े थे, विज्ञान पढ़े थे। तो ये सब ज्ञान का उपयोग अभी हम लोग को उसी जो उस समय जो सीखे थे उसी का तभी जितना सीखे थे उतना अभी भी हम लोग सीटेट है। सीटेट का एग्जाम्पल लेते हैं तो सीटेट में आखिर होता क्या है? सीटेट में जो साइंस बैकग्राउंड होता है उसको मैथ्स और साइंस इसका जो ज्ञान है उसका अनिवार्य है। जबकि अगर बाकी सब्जेक्ट्स होता है तो एसएसटी का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं, सिर्फ सोशल ज्ञान होना अनिवार्य है, तो सामाजिक अध्ययन का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो उस समय जो हम पढ़े थे भूगोल और इतिहास उसमें इसका महत्व काफ़ी है, जबकि गणित और विज्ञान पढ़े इसमें इसका महत्व काफ़ी है। तो यानी कि जितना हम एकाग्रता के साथ तभी पढ़े थे उस ज्ञान को अभी भी हमको पढ़ना पड़ेगा उतना एकाग्रता के साथ, तभी जाके हम अपने जो लक्ष्य है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नहीं सही से अगर उस समय बोलोगे नहीं हम तो उस समय पढ़े थे आप नहीं पढ़ेंगे उतना अच्छा से,
तो पॉसिबल है कि आप अपना लक्ष्य जो है, अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और जो छात्र अगर उसको जिस समय उतना अच्छा से उसको पढ़ा था 9-10 में, वो भी उसको और भी बेहतर तरीके से उसको या उसी तरीके से अभी भी पढ़ेगा अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो काफ़ी जल्दी अपना जो लक्ष्य है उस प्राप्त कर लेगा और अपना जो शिक्षक बनने की कड़ी है उसमें 2 कदम आगे बढ़ा चुका रहेगा। तो ये रहे जो आज का जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उनका जो मेन जो की पॉइंट था वो सब आपको देखने को मिला। तो चलिए अभी अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हमारे क्लास में किस तरह का उपयोग में आ जाता है, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ाता है वो किस तरह का आता है। तो देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत का कक्षा में उपयोग, तो आखिर जो थॉर्नडाइक साहब ने जो सिद्धांत दिया है वो किस में दिया था, तो बच्चों को विकास के लिए दिया था। बच्चों के विकास के लिए दिया था, तो उसको किस तरह से हम उसको जोड़ेंगे बच्चों के विकास के साथ उनका सिद्धांत को। तो देखिए बच्चों को बार बार प्रयास करना चाहिए, यानी कोई भी काम अगर हम बच्चों को दिए हैं, अगर उसमें गलती हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, वो बच्चों को बार बार उसमें प्रयास करवाएंगे, तो जाके बच्चा धीरे 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 करके उसमें वो सुधार ला सकता है। तो ये चीज़, ये सब पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा कि ये किसका सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इस तरह का क्वेश्चन आपको भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह का देखने को मिल सकता है, बस इससे रिलेटेड होना चाहिए। आगे है बच्चे की त्रुटि संभव हो जाती है। नेक्स्ट है शब्दों का शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत के जरिए सीखता है। देखिए इसे कहने का मतलब है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण, जब बच्चे को जब शुरू में पढ़ाया जाता है तो शब्दों को अच्छा तरीके से नहीं बोल पाता है, जबकि वो उस शब्द को अच्छा तरीके से कब बोल पाता है, तो वो धीरे धीरे करके उस शब्द को बार बार बोलता है, अपने सहपाठियों के साथ दोहराता है। देखिए आजकल देखते होंगे बच्चे को खड़ा करके उसको बोलने के लिए कहा जाता है, बाद में पीछे सभी बच्चे जोर जोर से उस शब्द को दोहराते हैं। तो उस तरह का से सुन के या तो उसको पढ़ के समझ के शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण है बालक इस सिद्धांत के जरिए ही सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक सिद्धांत का की पॉइंट कहने का मतलब है कि जो इस सिद्धांत है इसमें आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत का जो की पॉइंट है, इससे की पॉइंट का कहने का मतलब है क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है, तो देखिए पूछेगा थॉर्नडाइक कहाँ के थे, तो थॉर्नडाइक कहाँ के थे, तो वो यूएसए अमेरिका के थे। कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक थे। तो अगला पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो कितने प्रकार का सिद्धांत दिया, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत के प्रकार कितने हैं, तो कितने प्रकार हैं, तो वो 2 प्रकार है। ठीक है, अगला पूछेगा कि थॉर्नडाइक के जो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, मुख्य और गौण है। जबकि अगला पूछेगा कि जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का उसमें कितने प्रकार है, मुख्य नियम के कितने प्रकार है, तो मुख्य नियम के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। जबकि अगर अगला पूछेगा कि जो थॉर्नडाइक का नियम जो दूसरा नियम है उसमें जो गौण नियम है उसमें कितने प्रकार है, तो उसके अंदर में कितने प्रकार है, उसमें 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। अगला है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जानवर का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, जानवर का। अगला क्वेश्चन है जो थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग है उसमें किस जानवर का उपयोग किया था, उसमें बिल्ली का उपयोग किया था। इसमें भूखी बिल्ली का उपयोग किया था। और भी किसका उपयोग किया था, और मरी मछली का उपयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो थॉर्नडाइक है उनको कौन सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक जो है उनको पशु मनोवैज्ञानिक के जनक या तो पिता कहा जाता है। यानी थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक या तो के जनक या तो पिता कहा जाता है उनको। ठीक है, अगला है, अगला समझते हैं। जो प्रथम सीखने या सीखने का नियम, यानी प्रथम सीखने का थॉर्नडाइक नियम या तो फिर सीखने का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो प्रथम सीखने का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो सीखने का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकता है, ये दिया रहेगा कि RS बॉन्ड किसका सिद्धांत है। तो RS बॉन्ड किसका सिद्धांत है, RS बॉन्ड किसका सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये इस जो टॉपिक है इससे अलग हट के है, बट ये आपको जब बुद्धि पढ़ाएंगे उस समय आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे था ये भी क्वेश्चन, इसलिए मैं ये भी इसको इंक्लूड करूँ ताकि आपके संज्ञान में रहे कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास।
जिसमें कि उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझने में आसानी हुई होगी। और जो थोंडाइक का जो सिद्धांत है उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो। तो क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक लाइक कर लीजिए। और हमारे चैनल मिशन शिक्षा पे अगर आप नए हैं तो मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस तरह से बने रहिए। अपने जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से और भी बेहतर बनाने के लिए, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यानी तो चलिए, और आपने आज के बाद और भी क्लासेस जो हुई हैं और भी मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत है उनको अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो जो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो आपका जो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप वहाँ जाके सभी के बारे में देख सकते हैं और अपने जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।